to presents foundation program for grades 8, 9th and 10th. Book a free demo today. पढ़ने का डीपीपी रोज लगाना है, नियम से पढ़ाई करनी है और ये नहीं पूछना कितने दिन में खत्म हो गया, बाकी लोग डांट सकते हैं आपको, ठीक है। और आपको तो पता ही है अपने जिस पे चैप्टर पे चल रहे हैं उसमें पिछली बार हम लोगों ने एचपी पढ़ लिया था और आज के दिन पे हम जो पढ़ेंगे ना वो आज के दिन पे जो पढ़ेंगे ना वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइटल्स हैं। अब हमारे मैंने जैसे पिछली बार भी बोला था ना कि आईआईटी ने इन जगहों पे अटैक करना ज़्यादा चालू कर दिया, चाहे वो मेंस में देखें चाहे एडवांस में देखें। तो ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली सुनने और लिखने लायक क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, ठीक है। चालू करते हैं अपने इस चैप्टर को। पिछली बार हम लोगों ने एचपी शायद मेरा ज़्यादा गला एचपी को एंड किया था लेकिन हार्मोनिक मीन नहीं हुआ था, तो अपन चालू करते हैं आज के दिन पे हार्मोनिक मीन से, है ना। हार्मोनिक मीन में जाने से पहले बता दूं कि वही सेम फंडामेंटल चलेंगे जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में चालू करे थे। उनमें से पहले नंबर पे होगा वन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए कोमा बी, ए और बी के बीच में एक हार्मोनिक मीन। मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैपिटल ए से और ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग कैपिटल जी से दिखाते थे, तो इसका मतलब हार्मोनिक मीन को कैपिटल एच से दिखाएंगे। हाँ, तो देखो यहाँ जो एच जो है ना दैट इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए कोमा बी। इसका सीधा मतलब ये हो गया ए एच एंड बी आर इन एच पी। भाई अगर किसी ने बोल दिया ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए कोमा बी, इसका मतलब ये हो गया ए बी आर इन ए पी। अगर किसी ने बोल दिया जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए कोमा बी, इसका मतलब समझ में आ जाएगा ए कोमा जी कोमा बी आर इन जी पी। तो अगर एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए कोमा बी तो इसका मतलब ए एच बी इन एच पी। लेकिन आपको तो पता होगा एच पी की तो खुद की कोई शख्सियत ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से किससे बना है एपी से। तो इसमें सारे फंडामेंटल किसके लगेंगे एपी के। अब एपी में कैसे बदलेंगे रेसिप्रोकल करके। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ तो ये वन अपॉन ए वन अपॉन एच वन अपॉन बी बनेगा और ये किस में होगा एपी में। एपी में होते क्या करेंगे बीच वाले का डबल इस गुण किनारे वालों का सम। तो ये पहली चीज है जो एचपी की जो हमको याद रखनी है। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे एच की वैल्यू क्या आएगी टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। इस पे हम लोगों ने पिछली बार शायद जाते जाते भी 4-5 क्वेश्चन लगा दिए थे। तो दो बहुत काम के फंडामेंटल, जब भी अगर किसी ने बोला कि हार्मोनिक मीन कैसा होगा तो दैट इज टू ए बी अपॉन ए प्लस बी होगा, उस टाइप में होगा। सेकेंड, ये तो हुआ एक हार्मोनिक मीन। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि नहीं मुझे तो एन हार्मोनिक मीन दीजिए, 4 हार्मोनिक मीन दो, 13 दो, तो अगर किसी ने एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए कॉमा बी मांगा तो पहली बात तो उसे डिनोट कैसे करोगे। हाँ, तो इट विल बी डिनोटेड बाय H1 H2 H3 डैश डैश Hn, ऐसे डिनोट करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये हार्मोनिक मीन है तो A H1 H2 H3 डैश डैश Hn कॉमा बी ये सब किस में होंगे HP में होंगे। अच्छा, अगर ये एचपी में होगा तो इनका रेसिप्रोकल कैसा होगा, इनका रेसिप्रोकल एपी में होगा, क्योंकि हमारे लिए तो एचपी कुछ है ही नहीं, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वन अपॉन H1 वन अपॉन H2 वन अपॉन H3 डैश डैश वन अपॉन Hn और ये वन अपॉन बी में बदल जाएगा और ये किस में होगा एपी में। सही है, ओके। अब जिनको मेरी ये बात समझ में आ गई कि अच्छा ये एचपी में से एपी में बदल दिया, उन्हें एक चीज़ ज़रूर थोड़ा सा चुभ रही होगी, सर ये सब रेसिप्रोकल में कम समझ में आते हैं। हाँ, तो ये बात हमसे जो पहले के मैथमेटिशियंस थे उन्होंने पहले ही समझ ली थी और उन्होंने इसे इसे बदल करके, क्योंकि कहानी एपी में थी। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे ए बी सी डी ई, अगर किसी ने एपी लिख दिया ना तो एपी में लिखने का मतलब ये हो गया कि जो बी सी डी जो है ना वो ए और बी के बीच में एपी में होने पे ही, एपी में बोला तो ही ये बात बोलनी है ना, वरना नहीं बोलना। अगर एपी में है तो इसका मतलब बी कोमा सी कोमा डी आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए कोमा ई। ये जो ए और ई है ना इनके बीच के सभी लोग क्या कहलाएंगे एम कहलाएंगे, अर्थमेटिक मीन। तो इसका मतलब ये कि अगर ये एपी में है तो वन अपॉन ए और वन अपॉन बी के बीच के जितने भी लोग हैं वो ए एम कहलाए। भाई ये क्या बन गए, ये तो पलटते ए एम बन गए, और ए एम है तो फिर एच क्यों लिखते हो, इसकी जगह से A1 A2 A3 डैश डैश AN लिख डालो। तो लोगों ने ये लिख दिया, इसका मतलब ये अपने आप में एपी में बन गया। अब एएम बोला, एएम बोलते एएम के फंडे चालू हो गए।
अब एम के क्या फंडे थे सर, मैं तो भूल ही गया बिल्कुल। हाँ, ये कह कर के आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ये मेरे को ज़्यादा पसंद है लाइन, क्योंकि मैं भी ऐसे ही भूल जाता था। अर्थमेटिक मीन के टाइम पे याद रखना, अर्थमेटिक मीन के टाइम पे हमेशा दरकार है, ज़रूरत है, नीड है डी की। और डी कितना होता था? बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन। और ज्योमेट्रिक मीन के टाइम पे जरूरत है आर निकालने की, दैट इज बी बाई ए की होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन। और ये दोनों ऐसे ही चलते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालो, आर निकालो, आर के लिए बी बाई ए पावर वन अपॉन एन प्लस वन लाओ। अर्थमेटिक मीन चाहिए तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन से डी निकालो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डी लगाएंगे। हेयर डी, डी क्या बनेगा? डी बड़ा मस्त सा बनना है। कैसे? डी पहले क्या होगा? डी इज इक्वल टू में बी माइनस ए। तो यहाँ पे बी है वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए अपॉन एन प्लस वन। आप थोड़ा बहुत सफाई से लिखना चाहते हो तो इसे ए माइनस बी अपॉन में ए बी मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन लिख लो। इससे ज़्यादा क्या करोगे? ठीक है, तो फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डी इतना है। अच्छा, अब मान लो मुझे ज़रूरत है फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक मीन की। मान लो किसी ने कहा सेकंड हार्मोनिक मीन निकालो, तो सेकंड हार्मोनिक मीन बोले तो H2, लेकिन हम H2 नहीं लाएंगे, H2 नहीं लाएंगे। फिर क्या लाओगे सर? हम लाएंगे A2 पहले। अच्छा, और A2 कैसे लाओगे सर? A2 इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस टू डी। सर वन अपॉन ए? हाँ, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म वन अपॉन ए प्लस टू डी नहीं। अरे नहीं, ए की जगह यहाँ वन अपॉन ए है, तो इसका मतलब वन अपॉन ए प्लस टू डी। हाँ, फिर क्या करोगे? अरे डी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। अच्छा, फिर पहले A2 लाएंगे, तो याद रखना H2 के लिए, ठीक है, फर्स्ट A2, देन इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। बड़े ही ध्यान से समझो, ये बहुत काम की चीज हो रही है। अच्छा, इसका मतलब ये कि कल को अगर नाइन्थ हार्मोनिक मीन चाहिए बोले तो H9 चाहिए, तो आपका दिमाग A9 पे काम करेगा। हाँ, और A9 का मतलब होगा वन अपॉन ए प्लस नाइन डी। डी ऊपर के फार्मूले से भर दूंगा, वन अपॉन ए सरकार दे देगी। लाने के बाद में A9 आएगा, देन रेसिप्रोकल निकालेंगे। और रेसिप्रोकल से क्या आएगा? रेसिप्रोकल से H9 आएगा। अच्छा, ये है कहानी। इसमें मतलब इसमें लंबा स्टेप है। हाँ, फिर क्या होगा? फिर हम लोग जैसे अर्थमेटिक मीन में सम ऑफ अर्थमेटिक मीन करते थे, अब तीसरे नंबर पे यहाँ लेकिन मामला लफड़े में। ठीक है, सम ऑफ, यहाँ हम निकालते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन निकालते हैं। इसमें अलग है मांग इसकी। रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन का सम चाहिए, मतलब आपकी डिमांड क्या है सर? मैंने कहा देखो भाई, डिमांड है वन अपॉन H1, वन अपॉन H2, वन अपॉन H3 एंड डैश डैश वन अपॉन HN। ये निकाल के लाना पड़ेगा। अच्छा, मैं GM के टाइम पे आप प्रोडक्ट करते हैं GM का, और AM के टाइम पे AM का सम करते हैं, और HM के टाइम पे आप उनके रेसिप्रोकल का सम करते हैं। ऐसा क्यों सर? भाई एक्चुअल में क्या है, आपके लिए वो क्या है? रेसिप्रोकल है, लेकिन हमारे लिए नहीं है भाई। हमारे लिए तो वो A1, A2, A3 का सम ही चल रहा है। ओहो, तो आपने मतलब AM का सम ही करा है। हाँ, तो आप AM का सम जानते हैं, इसलिए आपने उसके रेसिप्रोकल का यूज करा। वाह सर, बढ़िया कार्ड खेल रहे हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी ना, अपने से पहले जो गणितज्ञ रह गए, जो मैथमेटिशियन रह गए, कर गए यार ये सब अपने लिए, इतने खड्डे खोद के गए। ठीक है, ओके, लेकिन करोगे क्या? मैंने कहा देखो भाई, सम ऑफ AM जो होता है वो होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, ये होता है। तो फिर मैंने कहा देखो, फिर अब ये है कि अगर मान लीजिए आपने मेरे से कहा कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो मेरा जवाब होगा कि वन अपॉन H1, वन अपॉन H2 प्लस वन अपॉन H3 एंड डैश डैश वन अपॉन HN इज इक्वल टू n/2 वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, और फिर मैंने कहा हो गया, बस कुछ नहीं, फिनिश। हाँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर बाय द वे याद सता रही है कि सर कुछ तो करना ही चाहिए इसमें, तो एक काम करते हैं, 2AB इधर कर देता हूँ, इधर A प्लस बी हो जाएगा। क्या 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 क्या? कुछ नहीं, एलसीएम ले रहा हूँ मेरे दोस्त। फिर कुछ नहीं, ऐसा इतना तो अपन इंटेलिजेंट है ही, 2AB अपॉन A प्लस बी नीचे ले गए। ओके, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने पिछली बार ये पढ़ लिया था ना, ये फार्मूला, ये 2AB अपॉन A प्लस बी वाला। हाँ, ये तो सर H होता है, तो ये यूज़ कर लेंगे अपन।
ओहो, तो आप इसे n बाई एच लिखोगे। एग्जैक्टली तो हम जानेंगे आगे से कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन कितना होता है। हार्मोनिक मीन का जो नॉर्मल हार्मोनिक मीन है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स। अच्छा, n बाई एच, हाँ। और चौथा नंबर पे क्या है, रैंडम नंबर्स का, रैंडम नंबर्स हार्मोनिक मीन निकालना सीखेंगे। रैंडम नंबर्स का, हाँ देख देख भाई मेरे, कि अगर तेरे को a कोमा बी का am निकालना है तो होता है a प्लस बी बाई टू। हाँ, और ए बी सी का am निकालना हो तो क्या होता था, ए बी सी का am होता था a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को किसी ने कह दिया ए बी सी डी का am, तो am होता था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई फोर। याद आया? हाँ। अगर मान लो, अगर मुझसे किसी ने ए बी का am ना मांग करके gm मांगा होता तो gm होता g इजकल टू रूट ए बी, और ये इसका gm होता ए बी सी की पावर 1/3, और इसका gm कितना होता बेटा, ए बी सी डी की पावर 1/4। तो इसका HM से क्या लेना देना? हाँ, अब HM बता रहा हूँ। तो अगर किसी ने मुझसे a कोमा बी का हार्मोनिक मीन मांगा तो वो होगा h इजकल टू 2/1/a प्लस 1/b। ये कहाँ से लाए सर? हाँ, ये करप्ट नहीं भाई, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब जवाब देता हूँ। अब कई बच्चे की कहेंगे यार तू क्वेश्चन बहुत पूछता है, नहीं तो सर सीधे सीधे निकल जाते। देखो 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b हम लोगों ने कहीं लिखा था अभी बॉक्स में। अगर आप एक काम करें, इस पूरे ब्रैकेट को तो इधर भेज दें और h को तुम उधर जाओ, तो आपको पता चलेगा 2/1/a प्लस 1/b हो जाएगा और उधर h हो जाएगा, और ये लिखा मैंने। अच्छा, तो जो पहले यूज करा था उसी का यूज करा। एग्जैक्टली तो ये तो हुआ ए बी का हार्मोनिक मीन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है ए बी सी का हार्मोनिक मीन। बोलो सर। इसका हार्मोनिक मीन होगा h इजिकल टू 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अच्छा चलो सर ए बी सी डी का बोलो। मैंने कहा लो भाई, h इजिकल टू 4 जन है तो 4/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d आया। हाँ, अब समझ लो भाई, ये हुआ ए बी सी का, हुआ ए बी का, और अगला हो गया ए बी सी डी का। अब थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ गया होगा, और यही चीज़ें दोबारा लिखते हैं, मतलब अब मैं आपको एनिमेशन में दिखाता हूँ। ठीक है, तैयारी रखो, मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। बहुत काम की चीज़, बुक्स में इस तरह से ये एंटाइटल नहीं होती हैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप सेम टू सेम मेरा जीएम के सेशन में देखेंगे, सेम टू सेम एचएम के, सेम टू सेम एएम के। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एग्जैक्टली वैसा बताना चाह रहा हूँ जैसा मुझे एज ए टीचर बताना चाहिए। ठीक है, चलो आप कॉपी कर लो। मस्त है, चले आगे। नेक्स्ट, रेडी? क्वेश्चन करते हैं थोड़े। हार्मोनिक मीन, ओ सॉरी, एनिमेशन देख लेते हैं। अगर ए और बी का हार्मोनिक मीन h है तो h जो होगा वो HP में होगा, ए एच बी जो होंगे वो HP में होंगे, और अगर ये HP में होंगे तो इनका रेसिप्रोकल AP में होगा, है ना। और रेसिप्रोकल अगर AP में हो गया तो बीच वाले का डबल इज गड़ू किनारे वाले का सम, और यही वो डब्बा है जिसका भी यूज किया था। सॉल्व करने पे ये इतना बन जाएगा। क्लियर है? चलो आगे। ठीक है, अच्छा, हो सकता है किसी को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आया तो इसलिए अपने साफ सुथरा भी यहाँ पे लिखवा लिया। अब एन हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। अगर मुझे एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराने हो ए और बी के बीच में, तो क्या होगा, हम ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन ये डलवाएंगे, और फिर क्या होगा, फिर हमें पता चलेगा कि ये हमारा फर्स्ट से लेकर के tn+2 टर्म है। अच्छा, अगर बाय द वे मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एपी देखता हूं तो कॉरस्पॉन्डिंग एपी सीरीज इनका उल्टा ये होगा, जिसमें tn+2 जो है वो दिखने में जरूर b है, लेकिन एपी की दुनिया में वो 1/b है। भाई एपी की दुनिया में 1/b है, तो 1/b इज इक्वल में 1/a बोले तो फर्स्ट टर्म प्लस में n+1 इंटू डी। सही है, सॉल्व करने पे डी की वैल्यू ये आ गई, ये हमने भी निकाली थी। फिर डी से तो आप जो मर्जी है मांग लो। अगर आपको फर्स्ट हार्मोनिक मीन की जरूरत है तो वो 1/a प्लस डी का उल्टा करने पे आएगा। अगर आपको सेकंड हार्मोनिक मीन की जरूरत है तो वो 1/a प्लस 2d का उल्टा करने पे आएगा। आपकी जो जैसी रिक्वायरमेंट वैसा क्वेश्चन डिमांड कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस ही सब सिखाते हैं, मेरी तो ऐसी मान्यता है। ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। रेडी? आप आराम से इसमें जो जो भी चीज काम की वो देख लें। ठीक है, चालू करो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या कह रहा है, एच अपने आप में पी और क्यू का हार्मोनिक मीन है। ओके ठीक है, तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहली बात तो फर्स्ट लाइन ने मुझे क्या सिखाया, फर्स्ट लाइन ने मुझे सिखाया कि H इज इक्वल टू 2pq अपॉन p प्लस क्यू होगा। अच्छा, अब क्या मांगे, डिमांड है सामने वाले की कि उसे चाहिए H अपॉन पी प्लस H अपॉन क्यू। तो क्या करेंगे सर, H कॉमन लेंगे, अंदर ही अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू बचेगा, H की जगह H रहेगा, एलसीएम में पी क्यू और ऊपर हो जाएगा p प्लस क्यू, राइट है। और मैं यहां से p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू की जगह, ठीक है बहुत ध्यान से देखना भाई, पी क्यू की जगह मुझे क्या दिख रहा है, ये उधर गया, इज इक्वल टू 2/s दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, h इंटू 2/h करूंगा और ये कैंसिल आउट होकर के फाइनली मेरे लिए 2 छोड़ दे। आया नहीं आया, है ना, ये बात समझ में आई। अब अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो साफ सुथरी राइटिंग में हमारे पास भी है ना, यही चीज ऐसे भी अवेलेबल है। देखो h इतना निकला, ये डिमांड थी, कॉमन लिया, एलसीएम लिया और फिर अपनी जगह पे h की वैल्यू भर दी, सॉल्व करते ही 2 आ जाएगा, कॉपी कर ले, ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सामने से दिख रहा है 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराइए, इंसर्ट कराइए माने चारों बताओ भाई, H1 H2 H3 सब चाहिए। तो मैं वापस बोल दूं, हार्मोनिक मीन निकालना हो तो अर्थमेटिक मीन निकालो, पहला काम, ठीक है। पहला काम, 4 हार्मोनिक मीन नाम से पुकारते हैं, H1 H2 H3 H4। हम किसके बीच में डालेंगे, 1/2, तो 1/2 और 1/22 के बीच में हमने डाला H1 H2 H3 और H4 को, राइट है। और ये डालने के बाद में हमने इन्हें पलटा, क्यों, क्योंकि अभी ये किस में है, HP में, अभी ये HP में और मुझे इसे किस में बदलना है, AP में, तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा 2, पलटते ये A1 A2 A3 A4 बन जाएंगे और ये 22 हो जाएगा, सही है। फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा D बोले तो B माइनस A अपॉन N प्लस 1 बोले तो 4, D की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 आ गई। D की वैल्यू 4 आती है, मैं पहले निकालूंगा A1, फिर निकालूंगा मैं A2, फिर मैं निकालूंगा A3, फिर मैं निकालूंगा A4। कैसे, देखो A1 बोले तो A प्लस D, अगला A प्लस 2D, ठीक है। A2 की वैल्यू तो A प्लस 2D, अगले नंबर पे A प्लस 3D, A प्लस 4D, ठीक है। और फिर जो भी मेरा आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल, तो H1 उसका रेसिप्रोकल देगा, H2 H3 H4 ये सब उसके रेसिप्रोकल होंगे। रेडी, करूं बात, इसका रेसिप्रोकल 1/6, इसका रेसिप्रोकल 1/10, इसका रेसिप्रोकल 1/14, इसका रेसिप्रोकल 1/18। क्लियर है, तो ये इनका रेसिप्रोकल से आएगा। मैं दोबारा बता दूं इसी चीज को, ठीक है, लेकिन अच्छे उसमें। रेडी, तैयार हैं आप लोग, फटाफट से देखिए, ये अपने क्या है, ये HP में है, ठीक है। सबसे पहले D निकालेंगे, पहले पलट लेते हैं इन्हें, अर्थमेटिक मीन बना लेते हैं। अब D की जरूरत है, तो D की वैल्यू 4 आ गई। D कैसे निकाला था मैंने, B माइनस अपॉन N प्लस 1 करके, इन्होंने भी वही किया है, B माइनस अपॉन N प्लस 1 किया, आप चिंता ना करें, ठीक है। फिर A1 A2 निकालेंगे, राइट है, A1 A2 A3 A4 निकाल लेते हैं, राइट है। और A1 A2 A3 A4 निकालने के बाद हमने H1 H2 उनके पलट के आंसर निकाल लिए। क्लियर, आगे बढ़ जाओ, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, रूट्स बोले तो अल्फा बीटा, हार्मोनिक मीन बोले तो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा कि आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की जरूरत है ऊपर और नीचे की तरफ सम ऑफ रूट की, बस हो गया क्वेश्चन। अगर आप समझदार हैं तो सम ऑफ रूट ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहा, कैसे लाए, वही माइनस B/A C/A करके, ठीक है। और H में भर दिया, भरते ही क्या होगा, ये तो इसको कैंसिल आउट ही कर देगा, फिर ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। अरे ऊपर से 2 कॉमन ले लेना, इसमें से 2 कॉमन लेना है, कॉमन लेते ही कट जाएगा ऊपर नीचे का, ठीक है। तो अब देखो कितना आसान क्वेश्चन होता है और हम कैसे डरते हैं, क्यों, क्योंकि हार्मोनिक मीन धीरे धीरे जमेगा हमारे को, ठीक है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत काम का क्वेश्चन, पुराने जमाने का IT का क्वेश्चन और आज तक काम का है, आज तक काम का है।
रेडी? इसलिए क्योंकि आईटी का क्वेश्चन मैं खुद कर रहा हूं, देखो इसलिए मैं खुद कंसंट्रेशन से देखना। पहली चीज एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15 है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा काम की चीज ये है, ए एक्स वाई जेड और बी किस में है? एपी में है। ये किस में? एपी में। सुनना, मैंने इससे पहले भी बताया था, अगर ये एपी में है तो बीच वाले क्या है? एएम है। अगर बीच वाले एएम है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या कहलाएगा? सम ऑफ एएम। और सम ऑफ एएम कितना होता है? n/2 इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। अच्छा, ये कितना दे रखा है? सामने वाले ने एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया बेटा? 15। इसका मतलब मैं n का मतलब यहाँ 3 है, क्योंकि एक्स वाई जेड कितने लोग हैं? 3 लोग, तो इसे 3/2 कर दूं तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में? 10। इसे पैक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली लाइन पे बात करता हूं, बहुत धैर्य के साथ एक एक बात सुनो। अब ये कह रहा है कि ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये एपी में है, वाइल इसकी वैल्यू 1 बटा कितना है? इसकी वैल्यू 5/3 है, अगर ये दोनों किस में हो? एचपी में हो। अगर यही पांचों एपी में ना होकर के एचपी में हो तो अब सुनो, ए एक्स वाई जेड और बी किस में हो? एचपी में। अगर ये एचपी में हो गए तो जो बीच वाले लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? हार्मोनिक मीन कहलाएंगे। अगर 5 जने एचपी में हैं तो वो बीच के लोग जो कॉर्नर और इधर को छोड़ करके बीच में है वो क्या होंगे? हार्मोनिक मीन। अच्छा, हम हार्मोनिक मीन से सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन निकालना सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/x 1/y 1/z होगी ना। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है n/2 और यहां से 1/a 1/b। अच्छा, n की वैल्यू तो 3 है, क्योंकि ये 3 जन है तो 3/2 इतना कर दूं। इतना होना चाहिए था। फार्मूले में तो हमने ये पढ़ा है, पीछे जो फार्मूले पढ़े उसमें ये पढ़ा है। अच्छा, लेकिन सरकार कहती है कि उसकी वैल्यू 5/3 है। इसका मतलब ये कि कोई भी समझ सकता है कि 1/a प्लस 1/b की वैल्यू जो है वो 10/9 हो गई। अच्छा, और अगर किसी ने एलसीएम एलसीएम ले लिया तो a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू 10/9 हो गई। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है बेटा? 10, तो 10 से 10 तो कट गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई? 9 आई। अब जरा दूसरा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे कॉमन सेंस में भी बता दोगे, दो नंबर जुड़ते हैं तो 10 देते हैं, दो नंबर प्रोडक्ट में 9 देते हैं, तो ऐसे कौन से दो नंबर है भाई? कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम 10 है? मेरी बात मेरे से मिला के खिला, दो नंबर का सम 10 है और दो नंबर का प्रोडक्ट 9 है, ऐसे कौन से नंबर है? 1 और 9। 1 और 9, 1 और 9 जोड़ो 10 आएगा, 1 और 9 मल्टीप्लाई करो 9 आएगा। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 1। या पलट लो, उल्टा भी कर सकते हैं, फाइंड a एंड b। क्वेश्चन खत्म। क्या आपको बात समझ में आई? अदरवाइज सॉल्व कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईटी ने किसी टाइम पे इतना बेसिक क्वेश्चन उठाया उम्मीद नहीं थी, ठीक है। इवन अभी भी उम्मीद इसकी ना है ना, क्योंकि हम इतने बेसिक क्वेश्चंस कि बच्चे को ये पता हो कि एएम के टाइम पे सम ऑफ एएम निकालना है और एचएम के टाइम पे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एचएम निकालना है। ये अगर बच्चा याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है 11th में। तो तरीका क्या है? क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को हाथ रख के दोबारा करना, खुद ब खुद ट्राई करना, मेहनत करना। ज्यादा क्वेश्चंस बाहर के नहीं होते तो इन्हीं को दोबारा रिवाइज करना। रेडी? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये फिर पुराने जमाने का आईटी का क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। रेडी? ये अपने आप में क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली लाइन कहता है कि a1 इज इक्वल टू h1, a1 इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक की बात में तो कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है a10 इज इक्वल टू h10 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। बड़ा ध्यान से धीरे धीरे चल रहा हूं, धीरे धीरे। अच्छा, a10 का मतलब होता a1 प्लस 9d, ये 3 दे रखा है। a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, तो यहाँ 2 रख देता हूं, तो इसका मतलब d की वैल्यू आ गई 1/9। आगे d की वैल्यू 1/9। अच्छा, d की वैल्यू आते ही मुझसे क्वेश्चन ने a4 h7 मांगा। अब मैं तुरंत a4 पे अटैक कर देता हूं। a4 बोले तो a1 प्लस 3d,
ठीक है, तो A1 की जगह भर देते हैं 2 और D की जगह भर देते हैं 1/9 और जैसे मैं ऐसा करूंगा 2 + 1/3 बोले तो अपने आप में 7/3 हो गया। A4 इंटू H7 में A4 आ गया। चलो एक काम, प्रोजेक्ट 1 सक्सेसफुल। प्रोजेक्ट 2 पे आते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट H7 पे अटैक करना है। अच्छा, H10 हमारे को दे रखा है 3, H10 कितना दे रखा है 3, लेकिन AP में बदलने पे 1/H10 इज इक्वल टू 1/3। इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, AP में, क्योंकि पलटते AP थे यार। अच्छा, 1/H10 बोले तो A10 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अच्छा A10 का मतलब हो गया 1/, बहुत ध्यान से समझना है ये चीज को, है ना। A10 का मतलब हो गया 1/A1 प्लस 9D इज इक्वल टू, ये D दूसरा है, इसको थोड़ा अपन कैपिटल D कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, A1 की जगह पे अपन भर लेते हैं 2, तो इसका मतलब ये कि 9D इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2 बोले तो कितना हो गया ऊपर की तरफ, -1/6। ठीक है, -1/6। तो D की वैल्यू जो मेरे पास चमक रही है माइनस का 1/54, 1/54 आ रही है माइनस का, वो भी। अच्छा, अब मुझे किसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है H7 की। मैं तो सीधा अपने वाले पे ध्यान रख रहा हूँ, H7 के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1/H7। ठीक है ना, तो पहले मैं निकालता हूँ 1/H7 और 1/H7 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 6D हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 प्लस 6 इंटू माइनस का 1/54, तो माने 1/2 माइनस 1/9। ठीक है, अच्छा बहुत धैर्य के साथ एक चीज पे चल रहे हैं। 1/9 एलसीएम हो गया 18, ऊपर की तरफ गया 7, 7/18 हो गया ये। क्लियर है। अच्छा, अब मेरे पास क्या आ गया, H7 आ गया। अब मांगा क्या था, A4 इंटू H7 मांगा था, तो A4 की जगह भर देता हूँ 7/3, इसकी जगह भर देता हूँ 7/18। फाइनली मेरे पास में आंसर हो जाएगा, ओके सॉरी, ये 18/7 होगा। क्यों, क्योंकि ये 1/H7 है, तो पलट के लिखना पड़ेगा ना, तो ये कैंसिल आउट होकर के बन गया 6 इज माई आंसर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीखना था, और शायद मेरा दादा अगला इसमें सबसे ज्यादा टेंशन की जगह हार्मोनिक मीन के टाइम आती है, क्योंकि हार्मोनिक मीन में दो चीजों को दिमाग में रख के खेलना पड़ता है। क्या, कि मैं एपी में चलूं और एपी के साथ चलूं, है ना। अच्छा, अब चलता हूं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पुराने जमाने में कभी किसी टाइम पे वही आईआईटी के चैंपियन क्वेश्चंस में रहा है, लेकिन अब तो इनकी कोई वजूद ही नहीं है। अब आप में से कोई भी समझ जाए, देखो ये मैं थोड़ा ये कलर ले लेता हूं, ये जो है ना, ये सब क्या है, एएम है, छोड़ो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एपी की एक खास बात होती है, किनारे वालों का सम इज इक्वल टू सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का सम, और ये सुना है आपने। तो मैं ये जानता हूं, ये सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड लास्ट है। देखो सेकेंड और सेकेंड लास्ट है, देखो ना जरा स्क्रीन की तरफ देखो, सेकेंड और सेकेंड लास्ट देखा, तो ये सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम इज इक्वल टू किनारे वालों का सम। तो मैं इसकी जगह भर देता हूं a प्लस बी, भर दूं। अच्छा, जीपी में क्या खास बात होती है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू किनारे वालों का प्रोडक्ट होता है। अच्छा, स्क्रीन में देखेंगे दिखेगा, तो इसका मतलब ये कि G1 G2n का मतलब a कॉमा बी होगा, a इंटू बी होगा। हाँ, अब आपको अगर मेरी ये वाली बात समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ो। ये थर्ड और थर्ड लास्ट है, क्या 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 क्या, मैंने कहा ये थर्ड और थर्ड लास्ट है। स्क्रीन पे देखो आप, थर्ड और थर्ड लास्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका सम भी a प्लस बी होगा, क्योंकि याद है फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड लास्ट का सम इज इक्वल टू थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ये ऐसे चलता है। तो नीचे a इंटू बी हुआ, और अगला डेड डैश होते होते सब वापस a प्लस बी अपॉन ए बी होगा। टोटल कितने लोग हैं, ये टोटल कितने हैं देखने के लिए ध्यान से देखो, ध्यान से स्क्रीन पे देखो, टोटल 2n लोग हैं। ये टोटल कितने लोग हैं, 2n। भाई जो बीच के लोग हैं टोटल कितने, 2n है। तो इसका मतलब मैंने अगर सेकंड और सेकंड लास्ट उठाया, थर्ड और थर्ड लास्ट उठाया, तो मैं पेयर करता जा रहा हूं ना, तो 2n में से कितने पेयर बनेंगे, n। तो इसका मतलब मैंने n पेयर बनाए, और ये n बार लिखा है, ये क्या बना, ये n टाइम्स लिखा है। अगर ये n टाइम्स लिखा है तो मैं n टाइम्स a प्लस बी अपॉन ए बी लिख देता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने ऐसा लिखा, उड़ता हुआ पता नहीं कहां से एक 2 आया, यहां लगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, एक 2 यहां लगा और एक 2 यहां लग गया। भाई आपको तो पता ही है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा छोड़ते, लेकिन ये जो पार्टी है ये क्या बन गई, ये बन गई H। तो ये बन गया ऊपर की तरफ कितना, 2n
और ये बन गया H। याद करो आप, H इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b होता है। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना होगा? 2n/h। क्वेश्चन खत्म। इतना ज्यादा जल्दी? हाँ, अनएक्सपेक्टेडली सो इजी। यही तो कमाल है इस तरह के क्वेश्चंस का। ठीक है, चलो अब चलते हैं तो अगला टाइटल देखते हैं। वो अपन लोग एम जीएम और एचएम के बीच में रिलेशन है। हाँ, ये जरूर बहुत काम का एक टाइटल है जो आपको ध्यान रखना है कि एम जीएम और एचएम के बीच में रिलेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे एंटर करने से पहले बता दूं कि एम का मतलब ए समझना है, कैपिटल ए, जीएम का मतलब कैपिटल जी समझना है, और एचएम का मतलब कैपिटल एच समझना है ना। सबसे पहले ये समझ के चलना। तो पहला रिलेशन जो है ना वो तो बहुत ही काम का है। वो रिलेशन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ठीक है, माने एम जो होता है वो हमेशा जीएम से बड़ा या बराबर होता है, और जीएम हमेशा एचएम से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, ये रिलेशन आया कैसे? तो पहले इसके दो पार्ट करेंगे। पहले हम लोग ए और जी के बीच का रिलेशन पक्का करेंगे, फिर जी और एच के बीच का रिलेशन करेंगे। ऐसे चलना है ना। तो कैसे करते हैं भाई? अगर भाई तो मुझे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी शो करना है तो क्या होगा? जैसे ए माइनस जी की बात करें, जब हमारे लिए ए जो है वो ए और बी का ए एम है, और जी जो है वो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन जी एम है। तो कैसे करेंगे भाई? तो मैं क्या करूंगा ना, ए माइनस जी लिखूंगा। ए माइनस जी लिखा। अच्छा, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये जो लिखा है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? अरे अंडर रूट ए माइनस बी, अंडर रूट ए माइनस रूट बी, माने रूट ए माइनस रूट बी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका मतलब ये कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ए माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कह सकता हूँ ना। इसका मतलब ये है कि ए माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बोले तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये तो हमने आधा पक्का कर लिया। अब चलते हैं बचे हुए आधे पे, जी और एच में, है ना। तो अगर मेरे को अगले की बात करना ही है, तो अगर मेरे को जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच लिखना है तो अब की बार जी माइनस एच लेते हैं। जी माइनस एच में मतलब जी का मतलब रूट ए बी, और एच का मतलब 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, आप चाहो तो यही एलसीएम ले लो, और या फिर क्या करो, रूट ए बी अपॉन में ए प्लस बी कॉमन ले लो, ये आएगा। और ये अभी अभी हमने परफेक्ट स्क्वायर इसको पक्का करा था पिछली बार में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया रूट ए माइनस रूट बी का। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अंडर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और नीचे वाला इज ऑलवेज पॉजिटिव। फाइनली ओवरऑल आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जी माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बोले तो जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। हो गया प्रूफ। और इससे और पिछले वाले से मिला करके अगर देखा जाए तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच हो गया। ठीक है ना। तो अब अपने को याद रखना है, ए बोले तो ए एम बोले तो ए प्लस बी बाई टू, जी एम बोले तो रूट ए बी, और एच एम बोले तो 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक और चीज, ये जो इक्वल का साइन है ना, इनके बीच में ये जो इक्वल का साइन फंसा हुआ है, ये कब आता है? तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी होल्ड्स। तो इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ए और बी बराबर हो। ठीक है, आपको क्या नोट डाउन करना है? आपको तो बस ये पॉइंट नोट डाउन करना है, और अगर प्रूफ अगर बाय द वे आपको समझ में आ रहा हो, नोट डाउन करने लायक लगा हो तो कर लें, वरना ये दूसरी लाइन और ये थर्ड पॉइंट होगा जो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन दिस। क्लियर है? कर लीजिए फटाफट से, फिर अपन आगे चलते हैं। ए जी और एच के बीच का रिलेशन देख लिया आपने, है ना। ये रिलेशन होगा ए जी और एच के बीच का। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। ठीक है, अगला है कि ए एम जी एम और एच एम की अगर अपन बात करते हैं ना, तो ए एम के लिए अगर बाय द वे, ये तो ए और बी की बात करी थी, पीछे जो करी थी ना हमने, ए और बी की बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं एन पॉजिटिव क्वांटिटीज की। अगर एन पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं जिनको अपन A1 A2 ले लेते हैं, है ना, A1 से लेकर के AN तक ऐसे ले लेते हैं, तो अगर आपने मेरे से पूछा AM कैसे निकालोगे, तो मैं क्या करूंगा, सबका सम डिवाइड बाय n कर दूंगा। ठीक है ना। अगर आपने पूछा GM कैसे निकालोगे, तो मैं सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n कर दूंगा। अब आपने मेरे से पूछा HM कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया था n अपॉन 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, ऐसे करके मैं निकाल लूंगा। ठीक है ना भाई। तो ये जो हमारे पास में आया, ठीक है, ये HM आ गया। अब इन तीनों में भी वही रिलेशन काम करेगा। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, और इसमें इक्वालिटी कब होल्ड कर जाएगी? इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब A1 A2 सब बराबर हो। समझ रहे? सब इक्वल होंगे तब इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, मतलब ए और बी के लिए तो सुन ही लिया था,
अगर ए से 2 से ज़्यादा लोग हों तब भी ये काम करता है ना? ऐसा नहीं सिर्फ 2 नंबर्स के लिए काम करता है, ये बताने का मंशा है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट अगर आपने नोट डाउन किया हो, तो मैंने पॉजिटिव नंबर्स बोला, क्योंकि इसकी पूरी कहानी में जीएम घुस गया। ठीक है ना? तो ये रिलेशन सिर्फ तभी काम करता है जब सारे नंबर्स पॉजिटिव हों। ध्यान रखना भाई, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? क्या कहता है? ये रिलेशन तभी अप्लाई हो सकती है व्हेन इफ only if all the numbers are positive. If the sign of number is unknown or the non-positive, then the equality cannot be applied. माने अगर बाय द वे ये नंबर का पता नहीं हो कि भाई ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तब हम अप्लाई नहीं करते, ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? ये कहता है कि a is greater than equal to g is greater than equal to h, the equality holds when all the numbers are equal. ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, यही बात काम की हो रही थी अब तक, है ना? अच्छा, तो अब काम पे रहते हैं, मुद्दे पे। सर मैंने क्या लर्न करा भाई? एजीएच में पहला रिलेशन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, पहले बात सुनी। दूसरी बात ये कि ये 2 नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है और 2 से ज्यादा नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। तीसरी बात मैंने ये सुनी कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब सारे नंबर इक्वल हो। क्लियर है ना? तो 3 पॉइंट बहुत काम के हैं जो आपको ध्यान देना है। ठीक है? अच्छा, अब इसके सिवा भी कोई और रिलेशन है इनमें? एएमजीएम में एक दूसरा रिलेशन भी है और वो है जी स्क्वायर इज इक्वल टू एएच वाला। ठीक है ना? कि g का स्क्वायर बोले तो gm का स्क्वायर जो होता है वो am और hm के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। कैसे? देखिए साहब, ये है कि अपन एक काम करते हैं, a और h को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करते ही आपको पता है a प्लस बी से a प्लस बी कटेगा, 2 से 2 कटेगा, जो बचेगा वो बचेगा ab बोले तो अंडरूट ab का स्क्वायर, अंडरूट ab बोले तो g। हो गया ना प्रूफ? इस वजह से उल्टा आपको याद है मैंने एक बार एक बात बताई थी कि इफ 2 नंबर्स आर अल्फा कॉमा बीटा, है ना? ये आप याद कराता हूं, इफ am and gm of 2 numbers is given, then numbers will be, अगर भाई देखो किन्हीं 2 नंबर का am gm दे रखा हो तो वो नंबर कौन कौन से होंगे? वो नंबर होंगे a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और दूसरा वाला होगा a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या समझने लायक है कि अब से ये थोड़ा माहौल बदल गया, हम जी स्क्वायर की जगह ए एच कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी जी स्क्वायर की जगह ए एच कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए एच। ठीक है ना? तो ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा था। ठीक है? सेशन शायद मेरा था मतलब 5 या 6 में। ठीक है? लेकिन अब ये भी हमारे हाथ में आ गया क्योंकि हम समझ गए कि जी स्क्वायर ही ए एच है। ठीक है? तो ये भी आप अपने दिमाग में भर लें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में बदलाव आ गया है। अच्छा, अब एएमजीएम पर मतलब एएमजीएम पे एक और पॉइंट क्या है? वो ये है, ये तो हुआ इसका सेकंड का ए, ठीक है ना? सेकंड का बी। जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होने का मतलब क्या होता है कि किन्हीं भी नंबर्स के लिए जब भी एएमजीएम निकालोगे तो ए जी एच विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सही है? ये हमेशा जीपी फॉर्म करते हैं। तो तीसरी चीज ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है? लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? एएमजीएम के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस। एएमजीएम पे बनने वाले क्वेश्चंस ने साहब आईआईटी में सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के अंदर एक तरह समझ लो टोटल 60% प्लस लैंड एरिया कवर कर रखा है। इतना एरिया अगर हम टोटल को अगर लैंड में नापे ना तो इसका 60% से ज्यादा भूभाग माने लैंड एरिया जो है दैट हैज बीन एक्वायर्ड बाय एएमजीएम्स क्वेश्चंस। इसका मतलब एएमजीएम बहुत काम का है। हाँ, बहुत काम का है। और अक्सर ये स्टूडेंट को 11th क्लास में थोड़ा सा कम समझ में आता है। इसलिए कम समझ में आता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस मुश्किल से 4 या 5 ही कर पाता है स्टूडेंट, और बाकी बच्चे क्वेश्चंस को देख करके उसकी सांसें फूल जाती हैं। तो अपन 4-5 की जगह 5-6 कर लेते हैं। ठीक है? थोड़ा सांसें कम फूलेंगी। चलो मेहनत करते हैं, आइए, है ना? मेरे साथ साथ नोट डाउन करना पहली प्रायोरिटी है। मेरे साथ साथ नोट डाउन करना पहली प्रायोरिटी है। ध्यान से, ठीक है? चलो लेके चलता हूँ, मेरे तरीके से सफर पे लेके चलता हूँ। एक्स के पॉजिटिव होने का मतलब एएमजीएम की पहली शर्त पूरी, क्योंकि एएमजीएम तभी लग सकता है जब नंबर्स पॉजिटिव हो। ठीक है? यहाँ पे 1 और x आर 2 नंबर्स, ये अपने आप में 2 नंबर्स हैं, तो मैं इन 2 नंबर्स पे am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज कर रहा हूं। 1 और x का am 1 प्लस एक्स बाई 2 होगा, 1 और x का gm 1 इंटू एक्स का अंडर रूट होगा। दोबारा बताता हूं, x और y अगर 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो किसी ने मेरे से अगर इसका am पूछा
तो x प्लस वाई बाई टू बोलूंगा, और किसी ने अगर मेरे से इसका जीएम पूछा तो अंडर रूट में x इंटू वाई बोलूंगा। अभी भी नहीं आया, दोबारा बताऊं, m और n अगर करके दो नंबर्स हैं तो इसका am m प्लस एन बाई टू होता है और इसका gm रूट ओवर mn होता है। ये चीजें याद करो आप, ठीक है। तो देखो 1 और x अगर दो नंबर हैं तो उनका am ये होगा, उनका gm ये होगा, और am हमेशा gm से बड़ा होगा। अच्छा, थोड़ी देर बाद आप ही को समझ में आ जाएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स इधर ही रह जाएगा और 2 उधर जाके 2 रूट एक्स हो जाएगा, और यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, पहला क्वेश्चन डन है ना। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। धीरे 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 और हैबिट, इतने अच्छे से हैबिट पढ़वाऊंगा मैं आपको कि आप बस मेरे साथ नोट डाउन करते चलना है ना। मिलाएंगे। अगला कह रहा है एक्स एक पॉजिटिव नंबर, ये प्रूफ करो। ठीक है, एक्स और 1 अपॉन एक्स करके दो नंबर हैं, इन पे मैं ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अप्लाई कर रहा हूं, कर दूं। इनका ए एम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बाई टू, इनका जी एम अंडर रूट में इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आज तक किसी ने एक्स और ये छोड़ा ही नहीं, ठीक है, तो हमने भी नहीं छोड़ना था। यहाँ पे रह गया 1, तो कुल मिलाकर के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को यहीं छोड़ दो, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 आएगा, ये 1 हो गया, और 2 इंटू 1 बोले तो 2 हो जाएगा। लो साहब, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसीलिए हम कहते थे, आज तक बोलते हैं कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है पॉजिटिव होने पर। किसी भी एनी नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल हैज सम ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy। दो तरीके से प्रूफ हो सकता है, मैं ए एम जे एम से प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। फॉर एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, अगर मैंने ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाया तो ए एम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, और इनका जी एम आएगा इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट। अब रूट ओवर एक्स वाई का मतलब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई, बन गया ना। अब इस 2 को उधर भेज दो, ठीक है, इसको थोड़ा सही जमा देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy। हो गया प्रूफ, है कि नहीं। नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। अगला, अब ये प्रूफ करवाना चाहता है, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। मैंने ऊपर प्रूफ करा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें LHS और RHS में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसे ऐड कर दिया तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, और इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बनेगा ना। अच्छा, ये तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने दो, और इस साइड में ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। हो गया प्रूफ। चलिए साहब, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आ जाओ, दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, माने ax और b बाई एक्स करके दो एलिमेंट हैं, इन पर हम am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई कर रहे हैं। इनका am a बाई एक्स प्लस b एक्स डिवाइड बाई टू होगा। ओ उल्टा बोल गया, हाँ, ये कितना ax प्लस b बाई एक्स डिवाइड बाई टू, और gm क्या होगा, अंडर रूट में इन्हीं की गुणा होगी कि नहीं होगी, x x काट दो, काटते ही क्या होगा, ये बन जाएगा ax प्लस b बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को उधर भेज देना, जैसे उधर भेजोगे 2 रूट a b हो जाएगा। लो साहब, प्रूफ हो गया। हो गया डन। नेक्स्ट आने दो, ठीक है, अगला पे ध्यान देना, अगले पे ध्यान देना। ये दे रखा है, अब ये बहुत मस्त है, बहुत मस्त, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपका एक्सरसाइज और बढ़ा रहा हूँ। पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे ए एम जी एम अप्लाई कर रहा हूँ, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका ए एम ये होगा, होगा होगा अच्छा, सफाई से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy। क्या किया, 2 को उधर भेज दिया, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बाहर निकाला, xy बन गया, बन गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैंने यही वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करा होता तो वो 2yz से बड़ा होता। अगर यही मैंने सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करा होता तो वो 2xz से बड़ा होता। अच्छा, अब आप अगर बाय द वे मेरी इस बात को मानते हैं तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं इसका LHS जोड़ दूं, ये जो मैंने LHS लिखा ना, इसको जोड़ दूं, तो आप देखिए साफ साफ कि एक्स स्क्वायर दो बार आया,
वाई स्क्वायर दो बार आया, जेड स्क्वायर दो बार आया, आया ना। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं दोनों को सबको एलएचएस को जोड़ता हूँ, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब कॉमन आ जाएगा 2 एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, यही तो होगा। और 2 से 2 हटा देता हूँ और हो गया प्रूफ। और बिना टाइम वेस्ट करे अगले को भी लगा देता हूँ। क्या कहता हो, है कि नहीं मस्त? अच्छा, मैंने 3 बार अलग अलग एमजीएम अप्लाई करा, तीनों को क्लब कर दिया, एलएचएस एलएचएस आरएचएस आरएचएस, क्वेश्चन हो गया। अच्छा अब सुनो आगे, और सुनो, अभी तो मस्ती चल रही है इसमें। अच्छा, जिनको मेरी ये कथा पकड़ में आ गई, अब वो सुनेंगे अगले की कथा, ठीक है। अब अगला सुनो, वो और भी जबरदस्त है, देखें आप में से कितने लोग क्लिक कर जाएंगे, ठीक है। मैं आपकी बार एमजीएम अप्लाई कर रहा हूँ एक्स वाई और वाई जेड पर, कर दूं? करते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में एक्स वाई इंटू वाई जेड, लिख दूं? अच्छा, सफाई से लिख रहा हूं, एक्स वाई प्लस वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाई अंडर रूट एक्स जेड। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वाई का स्क्वायर बना तो अंडर रूट से बाहर आ गया, आप समझोगे, ठीक है। ये मैंने किस पे अप्लाई करा? एक्स वाई और वाई जेड पे, माने इन दो पे। अब मैं इन दो पे कर रहा हूं, तो इन दो पे अप्लाई करूंगा तो वाई जेड प्लस जेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स जेड एक्स वाई। अब मैं कॉर्नर कॉर्नर पे अप्लाई कर रहा हूं, एक्स वाई प्लस जेड एक्स, तो यहां से हो जाएगा 2x अंडर रूट वाई जेड हो जाएगा। अब एक छोटा सा काम करते हैं, सारे एलएचएस को जोड़ देता हूं, इट इज 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कॉमन एक्स अंडर रूट वाई जेड प्लस वाई अंडर रूट जेड एक्स प्लस जेड अंडर रूट एक्स वाई, कर दूं? और 2 से 2 हटाते, प्रूफ हो गया। है ना मस्त माहौल ये सब? तो ये थोड़ा सा खतरनाक सीन है ना, कि इस तरह से भी सोचना है अपने को, ठीक है। हाँ, ये भी बड़ी जबरदस्त सी चीज चल रही है अभी आपके सामने, ठीक है। तो ये ऐसा है, अगले पे आ जाओ। ओहो, अगला। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, इतने खतरनाक खतरनाक दिखने वाले, कुछ नहीं खतरनाक, ये एक से दूसरे लिंक्ड है, ठीक है ना भाई, एक से दूसरे कैसे लिंक्ड है। अगर मैं जैसे इसकी बात करता हूं अगले की, है ना, अगले के लिए अपन, हाँ भाई देखो, अगले के लिए क्या कर रहा हूं, ये जो रिलेशन है ना, ये वाला, ये रिलेशन मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स अंडर रूट वाई जेड प्लस वाई अंडर रूट जेड एक्स प्लस जेड अंडर रूट वाई एक्स वाई। जो अभी प्रूफ कर रहा हूं ना, वही प्रूफ कर रहा हूं, वही वही लिख रहा हूं सारी, और पूरे को डिवाइड कर रहा हूं, इस पूरे को मैं डिवाइड करना चाहता हूं, ठीक है। किससे? एक्स वाई जेड से डिवाइड कर रहा हूं पूरे को, एलएचएस आरएचएस दोनों को कर दूं। अगर मैंने एलएचएस में डिवाइड करा तो ये एक तो एक्स वाई जेड है ना, लेट मी क्लियर इट, मैं इसको क्लियर कर दूं, ये एक्स वाई और ये जेड है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो एक्स वाई से डिवाइड करते इट इज 1 अपॉन जेड 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे इसको डिवाइड करूंगा 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड 1 अपॉन अंडर रूट जेड एक्स और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स वाई। लो सा प्रूफ हो गया। आएगा नहीं पकड़ में, मैंने पिछले वाले का यूज कर लिया, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता तो पिछला क्वेश्चन पूरा होता प्लस आगे चलता। अब ये सारे क्वेश्चन करने में मेरे को टोटल मेरा था निकला अपना 20-25 मिनट अभी तक पूरे एएमजीएम में लगा लिए होंगे, लेकिन अगर मैं आपको गिनती बनाऊं तो शायद हम लोग 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आपकी प्रैक्टिस की पहली सीढ़ी है, हाँ ये पहली सीढ़ियां हैं और ये सब बहुत काम के हैं। जैसे 3 ब्रैकेट दिखे, ये तो खुला बोल रहा है, जैसे ब्रैकेट 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 दिखे ना, कभी भी ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, तो हमेशा एक ब्रैकेट को उठाओ। जैसे मैंने एक्स और एक्स इस ब्रैकेट को उठा लिया, तो इसमें क्या है, एक्स और वाई है ना, इसमें क्या एक्स और वाई है, तो मैं लिखूंगा एएमजीएम अप्लाई करते एक्स प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। सफाई से लिख दूं, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, अब इस ब्रैकेट को देखो, y प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई जेड, ध्यान से देखो दिख जाएगा भाई, जो पहले ब्रैकेट में करा ना वही अपन ने सेकंड में करा। अब आप में से कई लोगों की आंखें चमक गई, z प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट जेड एक्स। अब तीनों को जोड़ दो आप, जैसे ही तीनों को, अब क्या जोड़ो मत, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले ब्रैकेट से आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा 8 एक्स वाई जेड, ठीक है। आपको अपने आप ही दिख जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो सही,
ठीक है, अगला कितना गंदा सा लगने वाले क्वेश्चन, क्या खटाखट खटाखट होते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी नॉर्मल है, तो मैं पहले इस ब्रैकेट पे अप्लाई करता हूं। तो मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 जन है तो डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर हो जाएगा ए बी सी डी का प्रोडक्ट की पावर 1/4। पहली बार यहाँ थोड़ा झटका लगा, क्योंकि हर बार दो दो जनों को यूज करते करते आपके दिमाग में अंडर रूट आने लग गया होगा, है क्या नहीं। चलो कोई नहीं, अभी देखो इसको सुनो, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, कितने लोग हैं साहब ये 4, तो डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले से पावर 1/4 कर लो आप। यहाँ कितना हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस ओ प्लस क्यों बोल रहा है मेरा मन, यहाँ हो जाएगा 1/a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1/4। अब क्या करोगे सर, कुछ नहीं, ये 4 जो है, ये 4 थोड़ी देर बाद उस साइड दिखेगा इधर सर, ये 4 भी अभी आपको उधर ही दिख रहा है। हाँ सर दिख गया। अब कुछ नहीं, LHS और RHS की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे, मल्टीप्लाई करते ही आपको खुद ही क्लिक कर जाएगा कि अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लाई करते क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहां हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 4 16, और यहां हो जाएगा ए बी सी डी की पावर 1/4, और यहां हो जाएगा 1/ABCD की पावर 1/4। और आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है ये दोनों कटते हुए आपको बुरा नहीं लगेगा, और जैसे ही कटेगा इधर क्या रह जाएगा 16, तो आप समझ गए, तो मैं ये हटा देता हूं, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो पहली बात तो 16 है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है तो अब इसमें भी सर 2 ब्रैकेट है, अब आप क्या दो ब्रैकेट से खेलोगे, बिल्कुल मैंने कहा ना ब्रैकेट में हमेशा ब्रैकेट ब्रैकेट उठाओ। जैसे मैं अगर बाई द वे इस पे AMGM अप्लाई करता हूं, तो a² b प्लस b² c प्लस c² a, मेरे साथ साथ बोलना डिवाइड बाई कितना 3, क्योंकि 3 जन है, वेरी गुड, इज ग्रेटर देन इक्वल टू a² b मल्टीप्लाइड बाई b² c मल्टीप्लाइड बाई c² a की होल पावर 1/3, क्योंकि 3 जन है तो 1/3। अच्छा, और यहाँ कितना हो जाएगा a² b प्लस b² c प्लस c² a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ABC। मैंने तो सोच लिया, आप सोचो, मैं अगली लाइन लिख दूं, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट पे अप्लाई कर रहा हूं, कर दूं, मुझे दिख रहा है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, AB² प्लस में BC² प्लस में CA² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ABC, मुझे तो ये दिख रहा है। अब क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसका और इस लाइन का और इस लाइन का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही आपको दिखेगा a² b प्लस में b² c प्लस में c² a मल्टीप्लाइड बाई AB² BC² CA² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 टाइम्स a² b² c²। हो गया डन। चलो अगला करते हैं। अब देखो ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से देखना। एक्चुअल में क्या है, इसने मैक्सिमम वैल्यू मांगी, कहीं बोला इसने AMGM, देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है AMGM, नहीं लिखा ना। ऐसे क्वेश्चन अचानक आएंगे हमारे सामने, और आपको मेरे जो फंडामेंटल है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। इफ सम इज गिवन एंड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट इज आस्क्ड, ठीक है, ऑलवेज थिंक, या यहां समझ लेना अप्लाई AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, हमेशा इसका प्रयोग करें। बहुत काम का कंसेप्ट लिख लो, पहले तो लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद अब क्या करना है, अब दूसरी बात इसको याद रखना, जो फंडा है नंबर 2, जितनी डिग्री उतने टुकड़े। हाँ ध्यान रख लेना, जितनी डिग्री होगी उतने टुकड़े करेंगे। क्या मतलब, वो बताता हूं। जैसे आपसे पहले क्वेश्चन में ABC का मैक्सिमम मांगा जा रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन मत समझ जाना। हाँ मेरे जैसे मत बनना भैया, थोड़े भोले बनने की जरूरत है, इसमें समझदार बनना बेटा। ABC का मैक्सिमम मांग रहे हैं, तो A की डिग्री 1, B की डिग्री 1, C की डिग्री 1, बोले तो सिंपल A प्लस B प्लस C होगा। अच्छा, और इसमें जैसे मैं इस पे AMGM लगा रहा हूँ ना ABC पे, तो ABC पे AM लगाते 3 नंबर का AM डिवाइड बाई 3 और GM पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, अब A प्लस B प्लस C की जगह तो 18 है, तो मैं यहाँ 18 भरता हूँ, तो 18/3 हो जाएगा 6,
अरे मेरे भाई, ये 18 है, ये 3 है ना। अरे इसकी वैल्यू 18 है, गिवन है ना क्वेश्चन में। तो ये 18/3 बोला तो 6 कर देता हूँ। तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC टू द पावर 1/3। अब पावर 1/3 को उधर कूदा दो, इधर कूदा दे क्या होगा, ABC यहाँ रह जाएगा और 6 की पावर 3 इधर हो जाएगा, 1/3 इधर आके 3 हो जाएगा ना। इसे ढंग से लिख देता हूँ। तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ABC इज लेस देन इक्वल टू 6 टू द पावर 3। इसका मतलब इट इज लेस देन इक्वल टू 216। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला ABC हिंदी में पढ़ूं तो ज्यादा से ज्यादा 216 है। 216 टू मतलब ABC इज लेस देन इक्वल टू 216 का मतलब होता है कि हमेशा 216 से कम है। तो मतलब मैक्स टू मैक्स 216 है। इसका मतलब ABC मैक्सिमम इज इक्वल टू 216। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, धीरे 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 एक एक बात सुनना। सेकंड क्वेश्चन यहां उठा रहा हूं। अगले ने सेकंड क्वेश्चन में लिखा है A² BC मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के सेकंड नहीं करा रहा, अब भी नहीं करा रहा सेकंड जान करके। मैं सीधे करा रहा हूं आपको पहले C। ठीक है, थर्ड पहले करा रहा हूं, A² B³ C का मैक्सिमम, ताकि आपको ये समझ में आए कि जितनी डिग्री उतने टुकड़े का क्या मतलब है। A की डिग्री कितनी है 2, B की कितनी है 3, तो इसका मतलब A के 2 टुकड़े होंगे, A/2 A/2। B की डिग्री कितनी है 3, तो इसके 3 टुकड़े होंगे, B के 3 टुकड़े, B/3 B/3 B/3। ठीक है, और C की डिग्री कितनी है भाई 1, तो उसके टुकड़े ही नहीं होंगे। अब ये टोटल कितने जने हो गए 6, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर में 1/6। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा A/2 मल्टीप्लाइड बाई A/2 मल्टीप्लाइड बाई B/3 मल्टीप्लाइड बाई B/3 B/3 इंटू C। अच्छा, ये ध्यान से देखो, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। A+B+C तो लिखा है, पर A+B+C बोले तो 18 डिवाइड बाई 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A² B³ C अपॉन में नीचे 4 इंटू 27 की पावर 1/6। ये दोनों कटेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 3। 1/6 इधर कूदा दो, 3 की पावर 6 हो जाएगा। और यहां से कितना हो जाएगा A² B³ C हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये 108 हो जाएगा। अब इसको उधर भेज दो तो फाइनली दिखेगा A² B³ C इज लेस देन इक्वल टू 108 इंटू 3 टू द पावर 6। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। थोड़ा सा मैंने पहला पहला आपको एक बार टेस्ट कराया है, तो हो सकता है शायद अभी बात समझ में नहीं आई हो, लेकिन अब आएगी धीरे धीरे। ठीक है, जब मैं आपके साथ और मेहनत करूंगा तो। जैसे अगले क्वेश्चन में क्या है, A³ B² C टू द पावर 4 का मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम पूछा ना, बताओ A की डिग्री कितनी 3, तो A के 3 टुकड़े करेंगे, A/3 A/3 A/3। B की डिग्री 2, तो B/2 B/2। ठीक है, C की डिग्री 4 C/4 C/4। ओहो, ये जगह आएगी ही नहीं। इसको अपन करते हैं इस साइड, इसको अपन यहां करते हैं। ठीक है, नीचे पूरा स्पेस मिल जाएगा मुझे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, हमारे को चाहिए A³ B² C टू द पावर 4 को देखते हुए, इसका मैक्सिमम को देखते हुए ये लिख लेते हैं A/3 A/3 A/3, और यहाँ हो जाएगा B/2 B/2। ठीक है, क्योंकि B की डिग्री 2 है। अब C की डिग्री कितनी बेटा 4, तो यहाँ हो जाएगा C/4 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 C/4, 4 टुकड़े। और टोटल कितने जने गिन लो आप, ये टोटल हो गए 9। ठीक है, तो डिवाइड बाई 9, और यहां से इनका पावर 1/9। अब मैं मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा आपसे दिमाग का प्रयोग चाह रहा हूँ। A A³ B का B², C का C की पावर 4, और डिवाइड बाई इसका नीचे का 27, उसके नीचे का 4, इसके नीचे का 256। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी दिमाग से सोच जाएगा आराम से, ये A+B+C लिखा है, ये A+B+C तो लिखा है, और A+B+C तो 18 है, तो ये तो 18 से 9 कटा 2 आ गया, तो यहाँ से 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर में 1/9। इतना होगा A³ B² C की पावर 4 डिवाइड बाई कितना 108 इंटू 256। ऐसा कर दूं, ये 1/9 जिस दिन हटेगा यहाँ आ जाएगा, और बाकी सामान भी अपन इधर भेज देंगे। मतलब मैं तो हिंट दे देता हूँ, है ना, ऐसा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या हम सेकंड क्वेश्चन सोच लोगे, सोचें, आ जाओ जल्दी से। अगर मुझे A² BC का मैक्सिमम पूछा होता तो क्या करता, कितनी डिग्री किसकी, A की डिग्री 2, तो इसे कैसे लिखता बेटा A/2 B की डिग्री 1 C की डिग्री 1 डिवाइड बाई 4 जनों की वजह से 4, यहाँ हो जाएगा A² भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी A²/4 BC की पावर 1/4। आया या नहीं आया, अरे ये आया कि नहीं भाई, इन दोनों इनको मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। तो अब देखो ये तो हुआ 18/4, 18/4 बोले तो 9/4, 9/2, तो 9/2 पावर 1/4, और ये 1/4 जिस दिन हटेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर में 4 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a² 4 × BC। अब कुछ नहीं करना, इसको तो पढ़ा रहने दो, 9/4। अब ये 4 जो है ना, ये वाला 4 इसको अपन उधर भेज देते हैं, तो 4 × 9/2 की होल पावर 4 = a² BC का मैक्सिमम। बस उम्मीद है कि ये आपको मैंने इतने क्वेश्चन कराए, इसलिए एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट करे, अलग अलग मैंने कहा करवा लो, ताकि आप में से, क्योंकि 11th में क्या धीरे धीरे जमती चीज़ें, आराम से फोकस करिए, एक एक चीज़ को कॉपी कीजिए, है ना। और अगर ये हो जाए और घर पे बैठ करके इसकी तैयारी करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। बस अपने इसको फाइंड आउट करते हैं इसमें। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा एज इट इज, ठीक है, आराम से देखें। बहुत बढ़िया। तो जितनी डिग्री उतने टुकड़े, और जब भी सम का मिनिमम मांगे, ठीक है, सम का मिनिमम नहीं, प्रोडक्ट का मैक्सिमम मांगे या सम का मिनिमम मांगे, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM का प्रयोग करना है आपको। ये जो मैं बीच में अचानक बोल पड़ा वो आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, x+y+z = 7, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट बदले तो मैक्सिमम, है ना। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू वापस किसकी मांग रहा है, प्रोडक्ट की। अरे सम इज गिवन, सम तो दिया हुआ है, एंड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट इज आस्क्ड, ये तो पूछा है। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ये आएगा आपका तुरंत दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि पक्की बात AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगेगा। क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आपको समझना है ये बात। हाँ, ये बात आपको समझनी कि अच्छा यार AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगने की तो सारी निशानियां मौजूद हैं। तो अब जब आप AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाएंगे तो क्या करना है, बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात को। क्या कि जितनी डिग्री उतने टुकड़े करेंगे, क्लियर है ना। तो देखो साहब, अब अगर बाई द वे अपन इसको एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे, x के 2 टुकड़े होंगे, y के 3 होंगे और z के 2 होंगे। टोटल कितने हो गए, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल हमारे पास कितना हो गए भाई, 7, तो डिवाइड बाई 7 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इनमें AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाऊंगा तो डिवाइड बाई 7 कर दूं, और फिर इन्हीं का प्रोडक्ट में पावर कितनी, 1/7। अरे 7th रूट लिखा है, एक ही बात है ना। तो इतना तो आ गया, ठीक है। अगर मैं इसे अगर ऊपर लेके जा करके दिखा दूं तो मेरे लिए फाइनली अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट कितना हो गया, x³ x² y³ z² डिवाइड बाई नीचे 4 27 और 4 की पावर 1/7 हुआ। अच्छा, और x+y+z = 7 दिया हुआ था, तो उसकी जगह 7 रख देता हूँ, 7 कट के 1 हो जाएगा, LHS में देख रहे हैं ना 1 हो गया। अच्छा, और RHS में जो भी है वो सारे सामान को उधर भेज देते हैं, तो पावर 7 के साथ जब वो जाएगा तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 432। बोले तो इसकी मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू इज 432। क्लियर, बहुत सिंपल है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन हमने जोड़ लिया, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। तो चलो अगले पे चलते हैं, एक और देखो। अब देखो क्वेश्चन में रखा है अर्थमेटिक मीन है 13 और 7, 13 और इसके 67 के बीच का अर्थमेटिक मीन कितने, 20 अर्थमेटिक मीन डालें। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इनको देखूं तो इन सब का सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, अब ये चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मुश्किल होगी रिकॉल करने में, और अगर रिकॉल करने में मुश्किल होता तो समझ जाना प्रैक्टिस बहुत कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक अच्छा सा एक पैरामीटर है खुद को तय करने का कि यार चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई या मुझे रिकॉल नहीं हुई, और टीचर सर ने जो या सर ने जो बोला वो मेरे को समझ में नहीं आया, इसका मतलब पक्का मैंने इसमें मेहनत कम करी है, ठीक है ना। तो अपने को मेहनत बढ़ानी होती है, हाँ, झुंझलाना नहीं है, परेशान नहीं होना, मेहनत बढ़ानी है। लास्ट के टाइम पे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता वैसे मुझे भी, तो आपको बताना चाहिए सम ऑफ अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है n/2 a+b। ए और बी क्या चीज़ है, फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें फर्स्ट कौन है भाई, 13, और बी की जगह 67, तो यहाँ 13 + 67। एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो कितने अर्थमेटिक मीन इंजर्ट कराए, 20, तो यहाँ से हो जाएगा 20/2 होते ही 10, और ये मिलाकर के हो जाएगा 80, कुल मिलाकर के 800 हो गया, ठीक है। तो ये जो दे रखा है ना, इन सब का सम अपने को कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, जिसका मतलब सम इज गिवन। अरे सम इज गिवन, ये सीधा हिंट है, क्या, सम इज गिवन, सम दिया गया भाई, और सम देने के बाद किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी, एंड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट इज आस्क, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई।
अगर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी तो दिमाग में क्या आना चाहिए, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। भर रहा हूं आपके दिमाग में, ठीक है, पोर कर रहा हूं। तो अगर इसने एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाया इन 20 जनों पर, तो डिवाइड बाई 20 होगा, उधर पावर में 1/20 होगा प्रोडक्ट की। और मैं ये जानता हूं इसकी जगह मैं 800 रख सकता हूं, तो मैं 800 रख देता हूं। कटने के बाद में ये कुछ अपने पास में 40 आ जाएगा, 40 की पावर 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब 40 टू द पावर 20 बोले तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, है ना। मस्त था क्वेश्चन। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से सुनने थे। और मैं आपको देखो, मैं आपको जगह इसलिए रहा हूँ, पहले मैंने आपको ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम पे खूब क्वेश्चन करा ली ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। थोड़ा पैनिक हो सकता है, मैं 6-7 क्वेश्चन करा के भी हट सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है शायद हम अभी से ही 6 क्वेश्चन तो यही कर चुके और उससे पहले 9 क्वेश्चन करे, तो 15 क्वेश्चन तो इसी पे लगा गए। चलो अगले पे करते हैं ना, बस लास्ट 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 लास्ट। अब ये बात सुनो, ये जो मैं सिखा रहा हूँ अब इसका उल्टा सिखा रहा हूँ, अभी तक जो सीखा उसका उल्टा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब यहाँ दूसरा कंसेप्ट पकड़ो, इफ प्रोडक्ट इज गिवन, इस तरह की बातें लिखनी होती हैं, ठीक है। एंड ए मिनिमम वैल्यू ऑफ सम इज आस्क्ड, यूज एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। देखा, एक और फंडा समझ में आया। अगर सम का मिनिमम पूछा जाए या प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा जाए, दोनों ही केसेस में सम का मिनिमम, प्रोडक्ट का मैक्सिमम, एम जीएम को याद करो कैसे। अच्छा अब यहां सुनना, पिछली बार मैंने कहा था जितनी डिग्री का मैक्सिमम पूछो उतने टुकड़े करो। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि सम के टाइम पे, सम के मिनिमम के टाइम पे टुकड़े करने ही नहीं है, करने ही नहीं है। ध्यान भर लेना भाई। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी है ना, तो इसमें एलिमेंट ए बी सी हुए, 3 एलिमेंट हैं, तो डिवाइड बाई 3 करो। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी सी की पावर 1/3 हो गया। अच्छा a प्लस बी प्लस सी को पढ़ा रहने दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को उधर भेज दिया, ए बी सी की जगह भर दिया 64 की पावर 1/3, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स 64, 4 का क्यूब होता है की पावर 1/3, 3 से 3 उड़ा दो, तो फाइनली ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया ए बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ओ 12, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये कि ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है, एक कंसेप्ट। अब इसी के साथ मुझे पता, बस लास्ट मोमेंट पे अगर यही कल को इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें हमारे लिए एलिमेंट कौन कौन है, इसमें हमारे लिए एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2a 3b और 4c। इस पर अगर मैं am is ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करता हूं, तो ये अप्लाई करने पर क्या होगा, 2a प्लस 3b प्लस 4c डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 जने इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले से 3 जने तो पावर 1/3, यहाँ हो जाएगा 2a मल्टीप्लाइड बाई 3b मल्टीप्लाइड बाई 3b मल्टीप्लाइड बाई 4c, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 4c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स। अब देखो 2 3 जा 6 2 24, तो 24 तो ये हो गया, और ए बी सी की जगह कर देते हैं 64 की पावर 1/3, तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 4c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स। अच्छा 24 का क्यूब रूट किसी को नहीं पता, तो पढ़ा रहने दो इसको, ठीक है, इसको तो पढ़ा रहने दो, ठीक है। अच्छा इधर से ये अपने आप में 4 बाहर आ जाएगा, तो फाइनली इट इज ग्रेटर देन 12 टाइम्स 24 टू द पावर 1/3, और ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी प्रोडक्ट गिवन और सम का मिनिमम पूछा जाए, ये यूज करेंगे। अब मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब बस एप्लीकेशन पे चलेंगे एग्जामिनेशन के, लेकिन आज नहीं, कल, ठीक है। तो अपनी तरफ से चलें, रेडी, अब स्टार्ट करते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगले पॉइंट पे जाने से पहले, अगले पॉइंट पे जाने से पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, मैंने अगली बार मिलते हैं। तब तक माता पिता का खूब सम्मान करें, खूब सेवा करें, उनसे जितने आशीर्वाद भर भर के लें उतना बढ़िया, अपने बुजुर्गों का ख्याल करें, और भाई बहनों से नोक चलती रहती है, उनके बगैर जीवन में क्या आनंद, ठीक है। दोस्तों से भी बातचीत जारी रखी जाए, और पढ़ाई के ऊपर बड़ा भयंकर फोकस बनाए रखना है। जय हिंद। चलो।